अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जैनुल आबदीन है और आज हमारा जो टॉपिक है सीएसएस और पीएमएस का मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स या इंडियन एक्ट रिफॉर्म्स भी जिन्हें कहा गया 1909 में जो हुए थे। सीएसएस और पीएमएस में इस पे बहुत सी बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में आए हैं। कभी कभी इसको मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स को किसी और रिफॉर्म के साथ कंपेयर भी किया गया है। इसके डिफेक्ट्स भी कभी कभी पूछे गए हैं। तो आज इस लेक्चर को हम देखते हैं कि किस तरह से इसको मिंटो मॉरल रिफॉर्म के क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बाय 1909 देयर वाज seen a great deal of political consciousness among the Indians। 1909 में ये पॉलिटिकली कंसेशननेस हो गई थी, वहां पे अवेयरनेस आ चुकी थी इंडियंस में। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हैड emerged. By then, the British were much influenced and affected by these political parties. इसी दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी आ गई थी और जो मुस्लिम थे इनकी वो इस पार्टी इन दोनों पार्टीज में मुस्लिम या हिंदू इन दोनों पार्टीज की वजह से तो आगे आ गए थे और ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज भी इसकी वजह से अफेक्टेड हो रही थी। As previous reforms and acts did not meet the political aspirations of all Indians, the British realized that in order to introduce new reforms to impoverish the greenness of Indians, they need to cater to these two political parties. अब इससे पहले जो रिफॉर्म्स हुई थी या कोई एक्ट लाए गए थे वो मुकम्मल तरह से इंडियन लोगों की जो कि ख्वाहिशों पे या उनकी ग्रीवनेस को कैटर नहीं कर सका था। इसलिए उनको इस न्यू रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी थी, न्यू एक्ट लाने की जरूरत पड़ी थी। Besides this, there were also other factors which lead to a formation of मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स। इसके अलावा कुछ और भी वजूहात थी या महरक़ात थे जिनकी वजह से मिंटो मॉरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द instance is the victory of Japan in the Russia-Japan War of 1905 and 5 can be cited as an example। अब इसमें जो रशियन का था, रशिया जापान का एक वार हुई थी जिसकी वजह से भी थोड़ा सा ब्रिटिश ने सोचा कि अब पावर को शिफ्ट करें इंडियन की तरफ। This was a ray of hope for Indians that India could also become a great power। On the other hand, the Liberal Party came to power in Britain in 1906। 1906 में लिबरल पार्टी की हुकूमत आई ब्रिटेन में and that changed the political atmosphere। और उसी ने पॉलिटिकली एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दिया। The Liberal Party did not want to pursue the autocratic policies of the Conservative Party। अब वो जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसीज थी कंजर्वेटिव की वो उनको चेंज करना चाहती थी लिबरल पार्टी। सच पॉलिटिकल चेंजेस इन ब्रिटेन एंड एज वेल एज इन इंडिया व्हिच अल्टर द पब्लिक ओपिनियन इन बोथ कंट्रीज। अब ऐसी पॉलिटिकल चेंजेस बरतानिया और इंडिया में लोगों की सोच को ही तब्दील करके रखा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कॉमनली नोन एज मिंटो मॉरल और मॉरल रिफॉर्म्स। Main features of the Minto Morley reforms. The number of the members of the Legislative Council at the center was increased from 16 to 60। अब जो Legislative Council के सेंटर में जो पहले नंबर था वो 16 था, उसको 16 को इंक्रीज करके 60 नंबर के मेंबर्स का कर दिया था। The number of the provincial legislatives was also increased। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव्स के नंबर था इंक्रीज करके मेंबर्स का वो भी इंक्रीज कर दिया था। इट वाज फिक्स्ड एज 50 इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस इट वाज 30। इसको फिक्स कर दिया था 50 जो था, 50 जो नंबर था प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। दूसरे प्रोविंसेस के लिए ये 30 कर दिए गए थे मेंबर्स के। The member of the legislative councils
both at the center and in the province were to be of 4 categories. अब जो मेंबर थे सेंटर और प्रोविंस में उनके 4 कैटेगरीज में होना था. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, गवर्नर जनरल एंड द मेंबर्स ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, ये हो सकते थे गवर्नर जनरल या उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर. नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स, ऑफिशियल मेंबर्स, दोज नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल एंड वर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या गवर्नर जनरल के थ्रू नॉमिनेट हो. Nominated non-official members nominated by Governor General but were not government officials. अब नॉन ऑफिशियल्स भी हो सकते थे बट गवर्नर जनरल उनको जो है कि रिकमेंड करता. एंड इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियन पीपल. अब इलेक्टेड मेंबर भी इसमें आ सकते थे. उसके बाद राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू मुस्लिम्स. 1909 का जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म है ये मुस्लिम के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने राइट दिया था मुसलमानों को कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स में पार्टिसिपेट करें. उनको अलग ही पार्टिसिपेशन मिली थी, वो अलग तरीके से. 1909 इस एक पॉइंट की वजह से मुसलमानों में बहुत ही पॉपुलर और मकबूल है. एट द सेंटर ऑफिशियल मेंबर्स वर टू फॉर्म द मेजॉरिटी बट in provinces non-official members would be in majority. सेंटर में जो है कि ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में होंगे और प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल में मेजॉरिटी में होंगे. द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर permitted to discuss the budgets, suggest the amendments and even to vote on them, including those items that were included as non-vote items. They were also entitled to ask supplementary questions during the legislative proceeding. अब वो supplementary questions भी कर सकते थे. वो अपने वो members थे जो legislative council के, वो budget पे discuss भी कर सकते थे, suggestions और amendments भी दे सकते थे. कुछ ऐसे items रखे जा सकते थे जिनको वो vote नहीं कर सकते थे, तो उन पे ना वो बहस कर सकते थे, ना कोई बात कर सकते थे, ना उनको amendment में ला सकते थे. Secretary of State for India was empowered to increase the number of executive councils of Madras and Bombay from 2 to 4. अब Secretary of State जो है उनको पावर दिया गया था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ मद्रास और बम्बई का जो था कि इनको 2 से 4 कर सकते थे वो. 2 Indians were nominated to Council of Secretary of State for Indian Affairs. 2 इंडियन को नॉमिनेट किया जा सकता था इस 1909 के एक्ट के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स के काउंसिल में. गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट 1 इंडियन मेंबर टू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया था कि वो एक इंडियन को नॉमिनेट कर सकते थे अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. प्रोज और कॉन्स हर चीज के होते हैं. तो डिफेक्ट्स ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स. मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म डिड नॉट प्रोवाइड फॉर मोड ऑफ इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव. अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके मोड कौन सा होगा, वो किस तरह से इलेक्ट होंगे, इसका कोई क्लियर कट कोई नहीं दिया गया था कि वो किस तरह से इलेक्ट होंगे. द सिस्टम फेल्ड टू डेवलप अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स. अब रिप्रेजेंटेटिव की जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो किस तरह से होगी, इसमें भी कोई बात नहीं की गई थी और वो क्लियर भी नहीं था कहीं भी. द वोटिंग राइट वर sequenced which made the electorate too narrow and restricted. अब वोटिंग राइट भी बहुत सीक्वेंस किया गया था और इसके इलेक्टोरेट सिस्टम को बहुत ही नैरो बनाया गया था. तो अथॉरिटी गिवन टू elected members of raising question and criticizing the policies proved useless as the real legislative authority rested with the government and its nominated persons. अब जो अथॉरिटी दी गई थी क्वेश्चंस रेज करने की या क्रिटिसाइज करने की, वो यूजलेस थी, फ्यूटाइल थी, क्योंकि जो असल पावर थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास और अपने नुमाइंदों के पास ही रखी थी. लेजिस्लेटिव बॉडीज लैक्ड इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द गवर्नमेंट एजेंसीज. अब जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी वो असरअंदाज ही नहीं हो सकती थी गवर्नमेंट के इदारों पे. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज वास्ट अथॉरिटी इन फाइनेंशियल स्फीयर. प्रोविंशियल एक्सपेंडिचर्स वर controlled by the central government,
which could cut the provincial expenditures at will. अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने ही पूरा अख्तियार रखा हुआ था अपने पास, प्रोविंशियल के जो एक्सपेंडिचर्स के थे उनको सेंटर कट भी कर सकता था, ज्यादा भी कर सकता था, ये सारा सेंटर के हाथ में था। प्रोविंसेस को बहुत ही लिमिटेड काम दिया गया था, वो अपने लिमिट से आगे नहीं जा सकते थे। सिग्निफिकेंस ऑफ मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म्स, अब इसकी अहमियत क्या है? द मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म गेव इम्पेटस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब सबसे बड़ा अहमियत इसका जो था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हुई। एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुई 1909 के इस मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म के एक्ट के थ्रू हुई, कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे चलते दूसरे एक्ट्स आए, दूसरे रिफॉर्म्स आए, कमीशंस बनी, तो यहां से ही मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म से ही कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में होना शुरू हुई। These reforms introduced the system of election for the first time, which created a great deal of political awareness among the Indian people. अब ये जो रिफॉर्म्स थे, इस रिफॉर्म ने इलेक्शन सिस्टम बनाया, ठीक है, उसमें उस इलेक्शन सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स थी अपनी जगह पे, लेकिन एक इलेक्शन सिस्टम पहली बार आया, और इस इलेक्शन सिस्टम के आने के बाद लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ी। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वजह से अवेयरनेस थी, लेकिन इसके आने के बाद और ज्यादा लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी। द एक्सेप्टेंस of separate electorate for the Muslim enhanced their political importance and significance. Last but not the least, कि मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट या अलग इलेक्टोरेट की जो शर्त थी वो मानने के बाद मुसलमानों की पॉलिटिकली जो अहमियत थी वो बहुत बड़ी बढ़ गई। मुसलमानों के लिए मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ी चीज थी, कि उनको अलग इलेक्टोरेट्स की हैसियत दी गई, उन्हें अलग इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, तो ये मुसलमानों के लिए मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म्स बहुत बड़ी चीज थी, उनको पॉलिटिकली बहुत बड़ा फायदा मिला इसका। कंक्लूजन, द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म कैन नॉट बी सेट असाइड बिकॉज ऑफ सम वीकनेसेस इन द स्कीम। अब मिंटो-मोर्ले रिफॉर्म्स की जो अहमियत थी, जो औफियत थी, वो कुछ खामियों की वजह से या कुछ वीकनेसेस की वजह से हम उसे कम नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे बहुत बड़ी थी। इट exceeded the Muslims their much cherished demand. The separate electorate in the province where legislative councils exist. अब मुसलमानों की जो सबसे बड़ी डिमांड थी कि भाई उनको अलग इलेक्टोरेट की अहमियत दी जाए, तो वो उनको मिल गई थी जहां जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे। द मुस्लिम लीग परफॉर्म्ड in a commendable manner by achieving major demands in Muslims after only 2 years of its inception. अब मुस्लिम लीग ने जो है कि बहुत बड़ा इसमें किरदार अदा किया, और मुस्लिम लीग के लिए ये बहुत बड़े कामयाबी थी कि उन्होंने सिर्फ 2 सालों में अपनी सबसे बड़ी डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट की हासिल कर ली थी। इट स्कोर्ड एन अमेजिंग पॉलिटिकल ट्रायम्फ विद इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्ट्रगल। अब थोड़े से पॉलिटिकल टाइम के स्ट्रगल में ही उन्हें इतनी बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई थी। द सेपरेट इलेक्टोरेट सेट द कोर्स ऑफ मुस्लिम फ्रीडम मूवमेंट व्हिच कल्मिनेटेड इन द शेप ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अ 40 years इंटेंस स्ट्रगल। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की कोर्स थी, इसी ने ही जो है कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी, अलग पाकिस्तान बनाने की बुनियाद 40 साल बाद, ऑलमोस्ट 40 साल बाद रखी। It also gave strength to the two-nation theory, which became the basis of Muslim freedom struggle. इसी ने ही टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग कौमें हैं और वो इकट्ठे नहीं रह सकती। इसी स्ट्रगल के बुनियाद पे ही पाकिस्तान बना। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।